नमस्कार। आवाज की दुनिया के दोस्तों का कथा मंथन में स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है भीष्म साहनी द्वारा रचित खून का रिश्ता। खाट की पाटी पर बैठा चाचा मंगल सेन हाथ में चिल्लम थामे सपने देख रहा था। उसने देखा कि वह संबंधियों के घर बैठा है और वीर जी की सगाई हो रही है। उसकी पगड़ी पर केसर के छींटे हैं और हाथ में दूध का गिलास, जिसे वह घूंट घूंट करके पी रहा है। दूध पीते हुए कभी बादाम की गिरी मुंह में आ जाती है तो कभी पिस्ते की। बाबूजी पास खड़े संबंधियों से उसका परिचय करा रहे हैं। यह मेरा चचाजाद छोटा भाई है मंगल सेन। समधी मंगल सेन के चारों ओर घूम रहे हैं। उनमें से एक झुककर बड़े आग्रह से पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और। अच्छा, ले आओ आधा गिलास, मंगल सेन कहता है और तर्जनी से गिलास के तल में से शक्कर निकाल निकाल कर चाटने लगता है। मंगल सेन ने जीभ का चटकारा लिया और सिर हिलाया। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न भंग हो गया। हल्की सी झुरझुरी मंगल सेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। यह सपने की बात नहीं थी, आज सचमुच भतीजे की सगाई का दिन था। बस थोड़ी देर बाद ही सगे संबंधी घर आने लगेंगे। बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, पीछे पीछे मंगल सेन और घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे। मंगल सेन के लिए खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में खून तो छटांग भर का था, मगर ऐसा उछलने लगा कि बैठने ही नहीं देता था। ऐन उसी वक्त कोठरी में संतू आ पहुंचा और खाट पर बैठकर मंगल सेन के हाथ में से चिल्लम लेते हुए बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। चाचा मंगल सेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई, यह सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा है, और बोला, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कई बार कहा है मुझे नहीं ले जाएंगे, तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वीर जी आए हैं? चाचा मंगल सेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू घर का पुराना नौकर था, क्या मालूम ठीक ही कहता हो। ऊपर चलो, सब लोग खाना खा रहे हैं। संतू ने चिल्लम के 2 कश लगाए, फिर चिल्लम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चच्चा, लगा लो शर्त 2-2 रुपए की। लगाते हो? अरे बकबक नहीं कर, जा अपना काम देख। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। संतू ने गलत नहीं कहा था। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे। चौके के ऐन बीच में वीरजी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। माँ जी चूल्हे के सामने बैठी पराठे सेक रही थी। माँ बेटे को समझा रही थी, यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो समधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे। मैंने कह दिया ना माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपए में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। हो मंजूर तो बोलो। बस बस, आगे कुछ मत कहना, माँ ने झट टोकते हुए कहा। फिर शुभ होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो, आजकल कौन किसी की सुनता है। छोटा सा परिवार और उसमें भी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी करोगे। अपनी क्यों करेगा? मैं कान खींचकर इसे मनवा ना लूंगा? बाबूजी ने बेटी की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा। पर वीर जी खींच उठे, क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए? अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए। बस आप अकेले जाइए और 1.25 रुपया लेकर सगाई डलवा लाइए। वाह जी, मैं क्यों ना जाऊं? आजकल बहनें भी तो जाती हैं। मनोरमा सिर झटक कर बोली। वीर जी तुम इस वक्त मामले में चुप रहो जी। सुनो बेटा, न तुम्हारी बात न मेरी, बाबूजी बोले। केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे। कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा, वहां उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं। जो संबंधी ठीक समझे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर वीर जी तुनक्कर कुछ कहने जा ही रहे थे कि सीढ़ियों पर मंगल सेन की कदमों की आवाज आई। अच्छा, अभी मंगल सेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो फिर बातें होंगी, मान जी ने कहा। 50 बरस की उम्र में मंगल सेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। जब चलता तो उचक उचक कर हिचकोले खाता हुआ, और जब सीढ़ियां चढ़ता तो पांव घसीट कर बार बार छेड़ी ठकोरता हुआ। जब भी वह सड़क पर जा रहा होता तो मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगल सेन से मजाक करते कहता, आओ मंगल सेन जी, पेच कस दें। और जवाब में मंगल सेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता, अपने से बड़ों के साथ कभी मजाक नहीं किया करते, जा तो अपनी पहले हैसियत देख।
मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था। किसी जमाने में फौज में रह चुका था, इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान और शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना बैठता नहीं तो क्या करता। दहलीज पर पहुंचकर मंगल सेन ने अंदर झांका। खिचड़ी मूछे सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थी। घनी बाहों के नीचे दाईं आंख कुछ ज्यादा खुली हुई और बाईं आंखें कुछ सिकड़ी हुई थी। सामने के 3 दांत गायब थे। भौजाई जी, आप रोटियां सेक रही हैं नौकरों के होते हुए? आओ ना मंगल सेन जी, आओ जरा देखो यहाँ कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। उठकर चाचा जी का पालागन करो। बेटा, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं, बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पालागन किया। चाचा जी झेप गए। कोने में बैठा संतू, जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, कंधे के पीछे मुंह छिपाए हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगल सेन ने कहा और वीर जी के सिर पर इस गंभीरता से हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं। वाह वाह, बैठ जा बैठ जा। मंगल सेन बहुत बातें नहीं करते, बाबूजी बोले। आप मेरी जगह पर बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूंगा, वीर जी ने कहा। अरे 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगल सेन की टांगे नहीं टूट जाएंगी, बाबूजी बोले। वह खुद भी चटाई पकड़ सकता है। जाओ मंगल सेन, जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ। माँ जी ने दांत तले होठ दबाया और घूर घूर कर बाबूजी की देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगल सेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए। आखिर है तो खून का रिश्ता, कुछ लिहाज तो करो। मंगल सेन छज्जे पर से चटाई उठाने गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहां नहीं है चाचा जी, मैं देता हूँ, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया है, जरा मल कर उठता हूँ। संतू निश्चिंत बैठा कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा। मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी। दुकानदारों की टांगे कितनी छोटी होती हैं भैया, क्या तुमने कभी देखा है? अपने भाई की और कनखियों से देखकर हंसी बोली, जितनी देर तो वे गद्दी पर बैठे ठीक लगते हैं, पर जब उठते हैं तो सहसा छोटे हो जाते हैं। जानते हो कितनी छोटी छोटी टांगे? आज मैं एक दुकान में सूटकेस लेने गई, बात उसकी अधूरी रह गई। उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। चाचा मंगल सेन संतू से आग्रह करने लगे। वहां खड़े क्या कर रहे हो मंगल सेन, चलो इधर आओ। उठ संतू, चटाई ले आ। सुनता नहीं, इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है, माँ बोली। संतू की पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगल सेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पहुँचते मंगल सेन चटाई पर बैठ गया। थाली में आज 3 भाजियां रखी थी, चपातियां भी खूब गरम गरम थी। सहसा बाबूजी ने मंगल सेन से पूछा, आज रामदास के पास गए थे, किराया दिया उसने या नहीं? मंगल सेन खुशी में था, उसी तरह चेक बोला, बाबूजी वह अफीमची कभी घर पर मिलता है? कभी नहीं, आज घर पर था ही नहीं। एक थप्पड़ तेरे मुंह पर लगाऊंगा। तुमने क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? रसोई घर में सहसा सन्नाटा छा गया। माँ ने होठ बिछ लिए। मंगल सेन की पुलकन सिरहन में बदल गई। उसका दायां गाल हिलने लगा, जैसे चपत पड़ने पर सचमुच हिलने लगता है। 6 महीने का किराया उस पर चढ़ गया और तू करता क्या रहता है? नुक्कड़ में बैठे संतू के भी हाथ बर्तनों को मलते मलते रुक गए। भाई बहन फर्श की ओर देखने लगे। हाय बेचारा, मनोरमा ने मनी मन कहा और अपने पैरों की उंगलियों की ओर देखने लगी। वीर जी का खून खौल उठा। चाचा जी गरीब हैं, इसलिए क्या इन्हें इतना दुत्कारा जाता है? और पराठा डालूं मंगल सेन जी? माँ ने पूछा। मंगल सेन का कौर अभी गले में ही अटका हुआ था। दोनों हाथों से थाली को ढकते हुए हड़बड़ाकर बोला, नहीं भौजाई जी, बस बस जी बस। जब मेरे यहाँ रहते ये हाल है तो जब मैं कभी बाहर जाऊंगा तो क्या हाल होगा? मैं चाहता हूँ तो कुछ सीख जाएगा और किराए का सारा काम संभाल ले, मगर 6 महीने तुझे यहाँ आए हो गए, तूने कुछ नहीं सीखा। इस वाक्य को सुनकर मंगल सेन के सर्द लहू में थोड़ी सी हरारत आई। मैं आज ही किराया ले आऊँगा बाबूजी। ना देगा तो जाएगा कहाँ? मेरा भी नाम मंगल सेन है। मुझे कभी बाहर जाना पड़ा तो तुम्ही को सब काम संभालना है। नौकर कभी किसी को काम कमाकर नहीं खिलाते। जमीन जायदाद का काम करना हो तो सुस्ती से काम नहीं चलता, कुछ हिम्मत से काम लिया करो। मंगल सेन के बदन में झुरझुरी हुई। दिल में ऐसा उल्लास उठा कि जी चाहा पगड़ी उतारकर बाबूजी के कदमों पर रख दे। मक्कर बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते हुए यहाँ चिड़ी पकड़ कर जाएगा तो कहना, डर किस बात का? मैंने लाम देखी है बाबूजी, बसरे की लड़ाई में कप्तान रस्किन था हमारा। कहने लगा, देखो मंगल सेन, हमारी शराब की बोतल लॉरी में रह गई, वह हमें चाहिए।
उधर मशीन गन चल रही थी। मैंने कहा अभी लो साहब, और अकेले मैं वहां से बोतल निकाल लाया, ऐसी क्या बात है। मंगल सेन फिर चहकने लगा। मनोरमा मुस्कुराई और कनखियों से अपने भाई की ओर देखकर धीमे से बोली, चाचा जी की दुम तो फिर हिलने लगी। मंगल सेन खाना खा चुका था। उठते हुए हंसकर बोला, तो 4 बजे चलेंगे ना सगाई डलवाने। तू जा अपना काम कर, जरूरत हुई तो बुला लेंगे, बाबूजी बोले। चाचा मंगल सेन का दिल धक से रह गया। संतु शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले चलेंगे। उसे रुलाई सी आ गई, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ, बाहर जाकर जूते पहने, छड़ी उठाई, झूलता हुआ सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा को डर लगा कि बात और बिगड़ेगी, वीर जी कहीं बाबूजी से ना उलझ बैठे। माँ जी को भी बुरा लगा, धीमे से कहने लगी, देखो जी, नौकरों के सामने मंगल सेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल रखा करो, आखिर तो है खून का रिश्ता ना, कुछ तो मुंह लिहाज रखना चाहिए, दिन भर आपका ही तो काम करता है। मैंने उससे क्या कहा है? बाबूजी ने हैरान होकर पूछा। यूं रुखाई के साथ नहीं बोलते, वह क्या सोचता होगा, इस तरह बेआबरू किसी को नहीं करना चाहिए। क्या बक रही हो, मैंने उससे क्या कहा है, बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी की ओर घूमकर कहने लगे, अब तू बोल भाई, क्या कहता है, कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं? मैंने कह दिया ना पिताजी, आप अकेले जाइए और ₹1.25 लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई घर में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। वीर जी टस से मस नहीं हो रहे थे। सहसा बाबूजी ने सिर पर से पगड़ी उतारी और सिर आगे को झुकाकर बोले, कुछ तो इन सफेद बालों का ख्याल करो, क्या हमें रुसवा करवाओगे? वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगल सेन गरीब हैं, इसलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात उसे खल रही थी, मगर जब बाबूजी ने पकड़ी उतारकर अपने सफेद बालों की दुहाई दी तो सहम गया। फिर भी साहस करके बोला, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते हो तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाएं। कौन से चाचा? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगल सेन को, और किसको? कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोलो, अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मर्दूद को साथ ले जाएं, सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थी खून का रिश्ता है, किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब है इसलिए? मैं कब कहती हूँ यह ना जाए, लेकिन और संबंधी भी तो जाएं। अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दें और इस बहरूपियों के साथ ले जाएं, क्या ये अच्छा लगेगा? तो फिर बाबूजी अकेले जाएं। वीर जी परेशान उठे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो तुम्हारे मन में आए करो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। और उठकर रसोई घर से बाहर चले गए। बेटे के यूं उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन्न हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आए और यूं तकरार होने लगे। माँ का दिल टुक टुक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ रहा था। उनका जी चाहता था कह दे, जा फिर मैं कभी नहीं जाऊंगा, भेज दे जिसको भेजना चाहता है। मगर यह वक्त झगड़े को लंबा करने का ना था। सबसे पहले माँ ने हार मानी। क्या बुरा कहता है, आजकल लड़के माँ बाप के हजारों रुपए लुटा देते हैं। इसके विचार तो कितने ऊंचे हैं। यह तो ₹1.25 में सगाई करना चाहता है, तो मंगल सेन को ही अपने साथ ले जाओ, अकेले जाने से तो अच्छा है। बाबूजी बड़बड़ाए, बहुत बोले, मगर आखिर चुप हो गए। बच्चों के आगे किस माँ बाप की चलती है। और चुपचाप उठकर अपने कमरे में जाने लगे। जा संतु, मंगल सेन को कह तैयार हो जाए, माँ जी ने कहा। मनोरमा चहक उठी और भागी हुई वीर जी को बताने चली गई। बाबूजी मान गए। मंगल सेन को जब मालूम हुआ कि अकेला वही बाबूजी के साथ जाएगा, तो कितनी ही देर तक वह कोठरी से उचकता और चक्कर लगाता रहा। बदन का छटांग भर खून फिर उछलने लगा। जी चाहा कि संतु से उसी वक्त शर्त के ₹2 रखवा ले, क्यों ना हो, आखिर मुझसे बड़ा कोई संबंधी है। मुझे नहीं ले जाएंगे तो किसे ले जाएंगे? मैं और बाबूजी ही तो इस घर के कर्ता धर्ता हैं, और कौन है? जितना ही अधिक वह इस बात पर सोचता, उतना ही अधिक उसे अपने बड़प्पन का विश्वास होने लगा। आखिर उसने कोने में रखी टंकी खोली आखिर उसने कोने में रखा ट्रंक खोला और कपड़े बदलने लगा। घंटा भर बाद जब मंगल सेन तैयार होकर आंगन में आया तो माँ जी का दिल बैठ गया। यह सूरत लेकर समधियों के घर जाएगा। मंगल सेन के सिर पर खाकी पगड़ी, नीचे मैली कमीज के ऊपर खाकी फौजी कोट जिसके धागे निकल रहे थे, और नीचे धारीदार पजामा और मोटे मोटे काले बूट। माँ को रुलाई आ गई, पर यह अवसर होने का तो था नहीं। अपनी रुलाई को दबाती हुई आगे बढ़ गई। मनोरमा, जा जा तो भाई की अलमारी में से धुला पजामा निकाल ला। फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, सुनते हो जी, अपनी एक पगड़ी इधर भेज देना, मंगल सेन के पास ढंग की पगड़ी नहीं है। अब तो मंगल सेन का कायाकल्प होने लगा। मनोरमा पजामा ले आई। संतु बूट पॉलिश करने लगा। आंगन के ऐन बीचों बीच एक कुर्सी पर मंगल सेन को बिठा दिया गया और परिवार के लोग उसके आस पास भाग दौड़ करके नहीं लगे। कहीं से मनोरमा की 2 सहेलियां भी आ पहुंची।
मंगल सेन पहले से भी छोटा लग रहा था। नंगा सिर, दोनों हाथ घुटनों के बीच जोड़े वह आगे की ओर झुककर बैठा था। बार बार उसे रोमांच हो रहा था। मंगल सेन का स्वप्न सचमुच साकार हो उठा। समधियों के घर में उसकी बड़ी आवाभगत हुई। मंगल सेन आराम कुर्सी पर बैठा था और पीछे एक आदमी खड़ा पंखा झल रहा था। समधी आगे पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। एक आदमी ने सचमुच झुककर बड़े आग्रह से कहा, और दूध लाऊं चाचा जी, थोड़ा सा और जवाब में मंगल सेन ने कहा, हाँ हाँ, आधा गिलास ले आओ। समधियों के घर की ऐसी सजधज थी कि मंगल सेन दंग रह गया और उसका सिर हवा में तैरने लगा। आवाज ऊंची करके बोला, लड़की कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? हमारा बेटा तो एमए पास है। जी, आपकी दया से लड़की ने इसी साल बीए पास किया है। मंगल सेन ने छड़ी से फिर फर्श ठोका और फिर सिर हिलाकर बोला, घर का काम धंधा भी कुछ जानती है या सारा वक्त किताबें ही पढ़ती रहती है? जी, थोड़ा बहुत जानती है। थोड़ा बहुत क्यों? आखिर सगाई डलवाने का वक्त आया। समधी बादामों से भरे कितने ही थाल लेकर बाबूजी और मंगल सेन के सामने रखने लगे। बाबूजी ने हाथ बांध दिए। मैं तो केवल 1 रुपया और 4 आने लूंगा। मेरा इन चीजों में विश्वास नहीं। हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहे। आपका 1.25 रुपया भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। अरे, आपको किस चीज की कमी है लाला जी, पर हमारा दिल रखने के लिए कुछ तो स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कुराए। नहीं महाराज, अब मुझे मजबूर ना करें। यह उसूल की बात है। मैं तो 1.25 रुपया लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारे घर आएगी, वह साक्षात लक्ष्मी आएगी। मंगल सेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। चुमक करके बोला, एक बार कह दिया ना, हम 1.25 रुपया ही लेंगे। आप बार बार तंग क्यों करते रहते हो? बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े अपने किसी संबंधी के कान में बोले, लड़के के चाचा हैं, दूर के, घर में टिके हुए हैं। लाला जी ने आसरा दे रखा है। आखिर समधी अंदर में से एक थाल ले आया जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी की थाल में चांदी की 3 चमचम करती कटोरियां थी। एक में केसर, दूसरी में रंगाला धागा, तीसरी में एक चमकता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चम्मच रखे थे। आपने आखिर अपनी ही बात की, बाबूजी ने हंसकर कहा। मैं तो केवल 1.25 रुपया लेने आया था, मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियां, थाल और चमचों का मूल्य आंकने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियां छज्जे पर खड़ी थीं। जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए, मंगल सेन के कंधे पर थाल था और लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ, और आगे आगे बाबूजी चले आ रहे थे। वीर जी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नावल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका माथा थका हुआ था, मगर हृदय धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए कोई संदेश भेजेगी? 1.25 रुपये में सगाई डलवाने के बारे में वह क्या सोचती होगी? मन ही मन जरूर मेरे आदर्शों के सराहती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपनी सगाई डलवाने के लिए भेजा। इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्शों का क्या हो सकता है? लाख लाख बधाइयां बजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगल सेन ने आवाज लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियां भागती हुई जंगले पर आईं। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर थाल चाचा मंगल सेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी बन बैठे हो। लाइए मुझे दीजिए, अपना काम पूरा हो गया। माँ जी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थी, माँ जी से गले मिल मिलकर बधाइयां देने लगी। आवाज सुनकर वीर जी भी जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहसा ही वे ससुराल की चीजों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रुमाल को देखकर प्रभा ने अपने हाथ से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम ले। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया, चमकती कटोरियां, चमकता थाल, बीच में रखे चम्मच। वीर जी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीजों को करीने से सजाकर रखा होगा। पानी पिलाओ जरा संतू, चाचा मंगल सेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर कहा। संतू को आवाज लगाई। इतने में माँ जी को याद आई, 3 कटोरियां और 2 चम्मच, यह क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुंह करके बोली, अजी सुनते हो, तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जाकर बैठता है? क्या हुआ? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? बस थाल में जो कुछ है वही दिया है। तेरे बेटे ने तो मना कर दिया था। क्या 3 कटोरियां थी और 2 चम्मच थे? नहीं तो चम्मच भी 3 थे। यहाँ तो सिर्फ 2 दिख रहे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, जरूर 3 होंगे। मंगल सेन से पूछो, वही थाल उठाकर लाया था। अरे मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच?
मंगल सेन संतू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे खड़े थे, जैसे नौकर हों। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीके वाली है, बीए पास है, सीना पुनौना भी जानती है। अरे मंगल सेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वहीं थाल में होगा, मंगल सेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है। तो उन्होंने 2 ही दिए होंगे, बाबूजी ने थाल लिया था। अरे हमें बेवकूफ बना रहे हैं मंगल सेन जी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी। इसलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गंवाओगे? कुछ भी नहीं तो 5-5 रुपए का एक चम्मच होगा। मंगल सेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं भी जाकर पूछ कर आता हूँ, इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हो। वहां कहाँ जाओगे? बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा रहा। बाबूजी थाल तो आपने लिया था, आपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चालाकी करता है बजाज, बता तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी। बहनों की ओर घूमकर बोली, गिनी चुनी तो संबंधियों ने चीजें दी हैं, उनमें से भी अगर खो जाए तो बुरा आखिर लगता ही है ना। कैसा ढीठ आदमी है, सुन रहा है कुछ बोलता नहीं, बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुंच ही नहीं सका। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी खो गई। वीर जी सहसा आवेश में आ गए। वीर जी ने आव देखा न था मंगल सेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिझोड़ दिया। आपको इसलिए भेजा था कि आप चीजें गंवाएं? सभी चुप हो गए। सख्ता सा छा गया। वीर जी खिन्न महसूस करने लगे। मुझसे यह क्या भूल हो गई, और झेप कर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से। सबका धर्म अपने अपने साथ है, एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसियां झेप गई और पीछे हट गई, पर मनोरमा से ना रहा गया। झट आगे बढ़कर वह जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगल सेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगल सेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था तो कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था मगर मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। एक जेब में से मैला सा रुमाल निकला, फिर बीड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। इसी जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली। दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर हंसती। दाई जेब से कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है? इसी जेब में है, चोर पकड़ा गया। तुमने सुना मालती? जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था जो चाबियों के गिच्छे से लगकर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगल सेन जी, लेकिन यह सगाई की चीज थी। मंगल सेन की सांस फूलने लगी और टांगे कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था। दोनों कान खोलकर सुन ले मंगल सेन, बाबूजी ने गरज कर कहा। मैं तेरे से 5 रुपए चम्मच के लेकर लूंगा, इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा। मंगल सेन खड़े खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज एक साथ आ गई। मंगल सेन गिरा भी बड़ा अजीब ढंग से। धम से जमीन पर जो पड़ा तो उखड़ू हो गया और पगड़ी उतरकर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोके नहीं रुक सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा, इतनी रुखाई से भी बोलना। कोई बोलता है? माँ जी ने कहा। फिर घबराकर संतू से कहने लगे, इधर आओ संतू और इन्हें छज्जे पर लिटाओ। वीर जी फिर खिन्न अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दीबाजी की, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, जरूर कहीं गिर गया होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेली आंगन में कालीन बिछाकर बैठ गईं। ढोलक की आवाज सुनकर पड़ोसी ने घर में बधाई देने आने लगी। ऐन उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाएगा या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया, प्रभा का भाई, वीर जी का साला है। भागी हुई उसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ आओ बेटा जी, अंदर आओ। तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का शर्मा गया। नहीं, मैं तो यह देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट की जेब से एक चमकता सफेद चम्मच निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों से वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया। पर माँ जी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ से नजरें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती, कभी ऊंचा रखकर हाथ से पकड़ती, मगर माँ जी को समझ ही नहीं रही थी। छज्जे पर संतू ने मंगल सेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए, बस तनख्वाह मिलने पर 2 रुपए नगद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। तो यह कहानी थी खून का रिश्ता। लेखक भीष्म साहनी।